मैं प्रतिभा रघुवंशी हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, खंडवा की निवासी हूँ और कांग्रेस पार्टी में मैंने एनएसयूआई से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। एनएसयूआई के विभिन्न पदों पे रहते हुए मैं जिला अध्यक्ष थी, खंडवा जिला एनएसयूआई की। प्रदेश में रही, फिर मैंने राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद हमारे संगठन में चुनाव हुए तो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ी। 2 बार प्रदेश की महामंत्री रही, फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सचिव और महासचिव के दायित्व के रूप में काम करने का मौका मिला। विभिन्न राज्यों में प्रभार क्षेत्र में इस देश को कांग्रेस की राजनीति और संगठन की राजनीति को भी समझने का मौका मिला और अभी वर्तमान में मैं महिला कांग्रेस में काम कर रही हूँ। मेरा राजनीतिक कोई परिवार से दूर-दूर नाता नहीं है। मेरे जो पिता हैं वो मध्य प्रदेश रोड कॉर्पोरेशन जो कहते हैं एमपीएसआरटीसी में डिपो मैनेजर थे। माँ मेरी बहुत ही सिंपल गृहिणी हैं, घरेलू हैं। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, सबसे छोटा है और चारों भाई-बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। तीनों भाई-बहन की शादियाँ हो गई हैं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने माता-पिता के साथ ताउम्र रहूँगी। आगे का कोई अभी निश्चय नहीं है। और जहाँ तक राजनीतिक सफर की बात है, एक महिला होने के नाते और गैर राजनीतिक परिवार के होने के नाते सफर थोड़ा-सा कठिन होता है। महिला के लिए आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बहुत सरल होती है। लेकिन इन सब वातावरण में जब तक परिवार यदि आपके साथ खड़ा हुआ है, तो एक बेटी, एक लड़की राजनीतिक परिदृश्य में जो वातावरण है, उसमें समझौता करने के लिए यदि तैयार नहीं है, तो आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं अभी तक के 20-22 साल के सफ़र में सबसे ज़्यादा नज़दीक कठिन समयों में कोई आया तो वो परिवार में माता-पिता रहे। और मुझे लगता है कि संगठन में काम करने से, चूँकि जब आप गैर राजनीतिक परिवार के होते हैं तो धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। तो धीरे-धीरे सीखते हुए अभी भी समझने वाली श्रेणी में अपने आप को रखती हूँ और हर दिन एक नया दिन होता है जहाँ राजनीति में हमें सिखाया जाता है या हम खुद सीखते हैं। तो अभी तक का सफ़र ऐसे ही चलता जा रहा है। अ, देखिए वो सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि संगठन में आप में मैं बहुत बेबाकी से आपसे कहूँगी कि कई बार मेरे रिश्तेदारों के यहाँ जाने में भी मुझे मन में हेजिटेशन होता है या मैं अपने आप को कम्फ़र्ट नहीं महसूस करती हूँ। लेकिन मेरे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के परिवार के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ मैं हिंदुस्तान में कहीं भी, कितने भी समय में खड़ी रह सकती हूँ, जो एक सामाजिक सुरक्षा या अपने आप को सुरक्षित जो इसमें कांग्रेस परिवार में फ़ील करती हूँ, ये शायद मैं कहीं और नहीं। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा के सफ़र को ही जुड़ाव को जुड़ने की बात है, तो मैं ये भी बहुत सही-सही कहूँगी कि यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले तक परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। मेरे डैडी का रेटिना डिस्ट्रैक हो गया था, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको दिखाई देना एकदम से बंद हुआ था। तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको छोड़कर यात्रा में आऊँ। और एक दिन की बात है जब मेरे किसी कलीग का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप यात्रा में क्यों नहीं जा रही? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, दिन में पापा को 12-13 बार आईज़ में ड्रॉप डालना होता है, तो मैं नहीं चाहती कि इस टाइम में, मुझे ऐसा लगता है मुझे घर में रहना चाहिए। तो मेरी माँ ने ये बात सुन ली और माँ ने पापा को कहा कि पिंकी के पापा, पिंकी केवल तुम्हारे कारण इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाह रही और वो अपनी सहेली से कह रही थी कि मेरी इच्छा तो बहुत है। तो पापा ने उस दिन मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें जाना है। और आज हिंदुस्तान में जो वातावरण है, जो धर्म के नाम पर लड़ाई, जो जाति के नाम पर लड़ाई, जो संविधान के साथ छेड़छाड़, जो देश वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो कहीं खतरे में है। और एक बार गांधी निकले थे, आज राहुल गांधी जी निकल रहे हैं। तुमको बहुत ज़्यादा तो कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें नहीं है कि तुम कहीं चुनाव लड़ोगी या क्या होगा। लेकिन इस यात्रा में मैं चाहता हूँ कि तुम इसका हिस्सा बनो। उसके बाद मैंने अपने संगठन के जो सीनियर लोग हैं, इन लोगों से बात की कि मैं भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हूँ और फिर उसके बाद इस यात्रा में आई। लेकिन अब सोचती हूँ कि शायद उस दिन यदि मैं ये ठान लेती कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, तो मैं बहुत कुछ खो देती। इस देश को समझने के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक संगठन के और विभिन्न लोगों को समझने की भी हमारी ये यात्रा है। हम अलग-अलग प्रदेशों में निकले, केरल से कन्याकुमारी से जब शुरू हुआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक होते हुए आज तेलंगाना में हम हैं। हर एक प्रदेश का अपना संस्कृति है, अपना खान-पान है, अपनी वेशभूषा है, लेकिन उन सबके साथ-साथ
उनका मुस्कान और चेहरे की जो चमक है और आँखों से जो संवाद हम करते हैं, क्योंकि सब जगह की भाषाएँ अलग हैं, हमें हिंदी और अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो जो संवाद, मुस्कान और आँखों से होता है, वो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे इस यात्रा में लगा। और खुद को जानने की भी एक यात्रा है। यात्रा से पहले मैं कभी ये नहीं समझती थी कि मैं इतना चल भी पाऊँगी। सुबह 3 बजे, 4 बजे उठ के तिरंगा हाथ को सलामी करके सड़कों पे निकल जाऊँगी। और एक दिन तो ऐसा आया था जब बुखार बहुत तेज़ था और बुखार था और फिर मैंने सचिन जी से कहा, सर बुखार बहुत है, तो सचिन जी ने कहा, "अब कमांड आपको अपने शरीर को देनी है, अपने दिमाग को देना, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे।" और भरे बुखार में भी 2 दिन पदयात्रा की और कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं। तो एक ये जो सबसे अच्छा सुखद पहलू था कि अपना खुद की जाँच भी इस यात्रा में हम कर रहे हैं कि हमारे शरीर की कैपेसिटी क्या है। तो अच्छा लग रहा है। और जब कई लोगों को ऐसा देखते हैं ना हम यात्रा के दौरान, कइयों के पैर में समस्या है, विकलांग हैं, कइयों की ज़िंदगी में बहुत दर्द है, लेकिन वो सब भी बहुत उत्साह के साथ चल रहे हैं। कई ऐसे लोग थे जो देखने में असमर्थ थे, बट बहुत निर्भीक होकर इस यात्रा में चल रहे थे। हम जिनको भगवान ने रोशनी दी है, हम भी सड़कों पे चलते हुए देखते हैं कहीं कोई पत्थर तो नहीं है, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है या भीड़ में कहीं कोई पैर हमारे पैरों के ऊपर ना रख रख दे। कई बार जब ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन हमारे साथ जो कई ऐसे लोग चल रहे थे जो दृष्टिहीन थे, उनका सफर हमसे कहीं ज़्यादा कठिन है, लेकिन उस कठिन सफर में भी वो लोग इतने ज़्यादा विश्वास के साथ और बिना डर के इस यात्रा में चल रहे थे, तो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, ज़िंदगी कठिनाई भरी ज़रूर है, लेकिन उसे आसान कैसे बनाना है ये भी हमारे ऊपर है। छोटी-छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ ढूँढी जाती हैं, ये भी हमारे ऊपर है। तो इस यात्रा में इस देश के लोगों को समझने के साथ-साथ उस दर्द को समझने का भी मौका मिल रहा है, जिस दर्द के साथ लोग जी रहे हैं, लेकिन उस दर्द को जीने के साथ-साथ खुश भी हो रहे हैं। तो इन सब के सामने हमारी दुःख-तकलीफ़ें बहुत छोटी हैं और उनके लिए बहुत कुछ करने का, बदलने का, छोटे-छोटे स्टेप लेने का मौका भी और संकल्प इस यात्रा में हमने लिया है। देखिए सबसे बड़ी बात जो आज देश में, समाज में नफ़रत का बीज बो दिया गया है, कहीं न कहीं लोग सही बातों को कहने से भी डरने लगे हैं। तो राहुल जी की ये जो यात्रा है, ये उस नफ़रत भरे भरे हुए वातावरण में डर को खत्म करने के लिए भी है। तो मुझे लगता है हमें भी हमारे समाज में जब भी कहीं कोई हम जहाँ रहते हैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी तो मैं नहीं कर सकती, ना मेरी इतनी ताकत है। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कभी भी यदि ऐसा लगे कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी को आपकी ज़रूरत है, तो बिना उसकी जाति, धर्म देखे हुए, बिना ये देखे हुए कि हमारा उसके पास खड़ा होना हमें वोट बैंक की राजनीति में फ़ायदा देगा या नहीं देगा, हम उसके तक पहुँचने का काम करेंगे, उसके दुःख और दर्द को साझा करने की कोशिश करेंगे। बस ये एक छोटा-सा संकल्प मैंने इस यात्रा में लिया। ऐसा घटना है केरल में जो हमारे साथ हुई। नारियल का तेल एक चक्की से निकल रहा था वहाँ पर। प्योर कहते हैं कि ऑर्गेनिक तेल है, वो घर में वो नारियल के गोलों से बनाते हैं। तो उस दिन हम गए तो मैंने कहा मुझे खरीदना है ये। तो एक बोतल मेरे जो सहयोगी थे उस दिन उन्होंने खरीदी। तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग कौन भारत यात्री हैं, आप राहुल जी के साथ निकले ऐसे हमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा। एक कोई व्यक्ति खड़ा था जिसको थोड़ी-थोड़ी हिंदी आती थी। तो उसने कहा हाँ, हम भारत यात्री हैं। उन्होंने हमारे से प्रदेश पूछा और जब हमने उन्हें पैसा दिया, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसका पैसा नहीं लेंगे। तो भारत यात्री के लिए पैसा ना लेना और उसने कहा नहीं आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए निकले हो। राहुल गांधी जी पे हमें बहुत ट्रस्ट है और हम जिस कम्युनिटी से आते हैं हमें हमारी कम्युनिटी को कहीं न कहीं दबाया जाता था, लेकिन राहुल गांधी जी ने हमारी कम्युनिटी के लोगों से चर्चा की। तो हम अपना अप्रत्यक्ष रूप से योगदान इस यात्रा में देना चाहते हैं, हम ये तेल आपको देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, जो व्यक्ति अपने पूरे श्रम का मूल्य लेकर अपने जीवन का उपार्जना कर रहा है, वो यदि उस श्रम को हमें अपनी यात्रा का हिस्सा होने के लिए दान दे रहा है, तो उससे बड़ी
अच्छी कल्पना नहीं होती, उससे अच्छी विश्वास नहीं होता। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव था। एक बहुत सुखद अनुभव मेरे लिए था कि एक छोटा-सा बच्चा अपने दादा के साथ गोद में एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था और उस दादा के हाथ में भारत जोड़ो का एक स्टिकर था। तो मैं उनके पास गई तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ अपने पोते को लेकर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो जब भी उसकी ज़िंदगी में कभी कोई यादगार बचपन की स्मृति रहे, तो वो ये रहे कि कोई राहुल गांधी निकला था इस देश को पुनः बनाने के लिए। इसलिए मैं बहुत दूर से अपने पोते को लेकर यहाँ आया हूँ। तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो वाक़ई बहुत दिल से हमें जुड़ाव देती हैं और हम तो चूँकि उस यात्रा का हिस्सा हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन बाहर के लोगों को बहुत उम्मीद इस यात्रा से है, तो उनको मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, अभी मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं यात्रा के बाद का क्या अचीवमेंट होगा, इसको तो नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक के अनुभव के हिसाब से, इसके बाद मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोलूँ तो जो मेरे अंदर एक झिझक थी कि लोग क्या सोचेंगे? या मैं ये करूँगी तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे और उनका कैसा रिएक्शन होगा, ये चीज़ मेरे साथ खत्म हुई है। तो यात्रा ने एक विश्वास लोगों में भी कायम किया है कि सच के साथ खड़े रहिए, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजनीति को भी देश में बदलने की जरूरत है, मुद्दों की राजनीति की जरूरत है। कोई धर्म, जाति, संप्रदाय को क्षणिक लाभ लेकर सत्ता में काबिज हो जाए और आपको बांट दे, तो हमें अपने मुद्दों पर खड़े होकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, आर्थिक नीति पर चर्चा करने की जरूरत है। और राहुल गांधी जी जहां-जहां तक निकल चुके हैं, लोगों में एक बार फिर वो विश्वास कायम हुआ है कि अब हमें डरना नहीं है। हमारे हक और हुकूक की लड़ाई के लिए भले ही 10 कदम चलें, भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं, सच के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। तो ये एक छोटा-सा परिवर्तन मैं देख रही हूँ। तो यही कह सकते हैं ना, साधना की अंजलि में वंदना के पुष्प लेकर कल्पना करते चलें और अर्चना करते चलें, सपना साकार होगा। जिन मनोभाव से, जिन विचारों से, जिस सुंदर भारत की कल्पना को लेकर हम आगे चले हैं, वो यदि कुछ परसेंट भी ठीक होती है, तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं एक बेटी होने के नाते और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बेटी होने के नाते 2 संदेश ज़रूर देना चाहूँगी। एक संदेश तो माता-पिता को देना चाहूँगी कि बेटियाँ अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, दहलीज के बाहर पैर रख कर विश्वास के साथ समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो विश्वास सबसे ज़्यादा यदि कहीं से मिलता है, सपोर्ट सिस्टम कहीं से मिलता है, तो वो घर से मिलता है। तो जो भी बेटी जिस भी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती हो, अपने सपनों को आयाम देना चाहती हो, तो माता-पिता से ज़रूर निवेदन है कि उसको अपनी उड़ान और अपने पंख को फैलाने का मौका देना चाहिए। और दूसरा, हर एक बेटी के लिए संदेश ये है कि माँ-बाप अपने घर की इज़्ज़त, अपने आँचल का टुकड़ा आप पर विश्वास करके किसी भी फील्ड में आपको भेजते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कीजिए। लेकिन रात को सोते समय आँखों में कभी ये शर्म नहीं होना चाहिए कि वो इस विश्वास को हमने कहीं ख़त्म किया है। और जिस दिन आप ये सीख लेंगी, ज़िंदगी में कोई ताकत नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में आपको वो हरा सके, आपको वो डिगा सके, आपके मनोबल को वो घटा सके। तो बस यही अभी तक की ज़िंदगी के सफ़र में और राजनीतिक सफ़र में मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। देखिए, एक भारत यात्री के रूप में इस भारत देश के लिए संदेश यही होगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। आज हमें जाति भेद के बंधनों को खत्म करने की ज़रूरत है। लिंग भेद को खत्म करने की ज़रूरत है। मानवता और इंसानियत को ऊपर रखने की ज़रूरत है। जिस दिन इस देश का नागरिक हमारे धर्म में सबसे ऊपर मानवता को रखेगा, जाति से ऊपर इंसान को रखेगा, धर्म और जाति
हमारी यदि कोई है देश में तो वो प्रगति और विकास को समझेगा। उस दिन चंद लोग जो राजनीति में हमारे वोट का दुरुपयोग कर कर सत्ता हासिल करते हैं, उसे हम विराम दे पाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इस देश को फिर से एक होने की जरूरत है। मजहब की सीमाओं को लांघ कर मानवता और इंसानियत को समझने की जरूरत है।